अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? स्टार्ट कर रहे हैं बस थोड़ी देर में, एक आध मिनट में। हम्म, सब परफेक्ट है, बता दें? प्रॉपर है, क्लास सही है भाई? आवाज आ रही है? सब बोले। हाँ जी, चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं IS 8। IS 8 का नाम है, IS 8 एक छोटा सा स्टैंडर्ड है। इसका नाम है चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड प्रायर पीरियड एरर्स। ये 3 नाम है इसके। फिर बोल रहा हूँ, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड प्रायर पीरियड एरर्स। ये 3 नाम है, 3 चीजों पर बात करेंगे। ठीक है, ओके, देख लें स्क्रीन पे। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड प्रायर पीरियड एरर्स। सही है। आइए पहले फर्स्ट इशू पे बात करते हैं। सबसे पहला मैंने देखो हेडिंग दी हुई है अकाउंटिंग पॉलिसीज की। अकाउंटिंग पॉलिसीज की हेडिंग दी हुई है, सुने। अकाउंटिंग पॉलिसीज वो रूल्स, रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स हैं, वो रूल्स, रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स हैं जो अकाउंटिंग में गवर्न करते हैं, जो अकाउंटिंग में अप्लाई होते हैं, जिसके थ्रू अकाउंटिंग गवर्न होती है बाय IS IFRS, जो हमें IS IFRS ने दिए हुए हैं। मिसाल सुनो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी है। एवरेज कॉस्ट, एफ को याद है, AVCO, एफ को ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी है। ठीक है। इसी तरह हमने IS 16 पढ़ा था, तो उसमें एक रिवैल्यूएशन मॉडल था। अगर आपकी पॉलिसी मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करने की तो आप रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करोगे। अगर आपकी पॉलिसी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करने की तो आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे। सही है। इसी तरह डेप्रिसिएशन के चैप्टर में भी पॉलिसीज होती हैं, आपने पढ़ी हैं। एक होती है ईयरली बेसिस। ईयरली बेसिस क्या होती है? फुल इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नन इन द ईयर ऑफ सेल। एक और होती थी प्रोपोर्शनेट बेसिस या मंथली बेसिस। मंथली बेसिस में क्या होता था? ईयर ऑफ परचेज में जितने मंथ्स यूज करते हो उतने मंथ्स डेप्रिशिएट करोगे। सही है। तो आपने अपनी लाइफ में आज तक डिफरेंट टाइप की अकाउंटिंग पॉलिसीज पढ़ी है, डिफरेंट टाइप की अकाउंटिंग पॉलिसीज पढ़ी है। मैंने 2-3 मिसालें दे दी है। सही है। अब अगली लाइन पढ़े, यहां देखेंगे ये क्या लिखा है। अकाउंटिंग पॉलिसीज मस्ट बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। अकाउंटिंग पॉलिसीज मस्ट बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। क्यों? आइए मैं समझाता हूं, पूरी वजह बताता हूं। देखें, यहां देखें, ये आपके पास फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। बेटा इतनी नॉलेज आप सबको है, इतनी नॉलेज आप सबको है, आप सबने बेसिक बचपन में अकाउंटिंग पढ़ी है, F3 वगैरह। इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस,
इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस, जब प्राइस लेवल बढ़ रहे होते हैं, जब प्राइस लेवल बढ़ रहे होते हैं तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई करें। अगर हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई करें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है। इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस यानी हर नया आने वाला स्टॉक पुराने स्टॉक से महंगा होता है ना, तो सोचो जरा थोड़ी देर, तो फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई करोगे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। सही है। तो अब ये 3 अकाउंटिंग पीरियड है। क्या हुआ पहले अकाउंटिंग पीरियड में, पहले एक सेकेंड होल्ड, सुनिए बेटा, ये फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में प्राइस लेवल ऊपर जाने लगे, प्राइस लेवल ऊपर जाने लगे तो डायरेक्टर ने क्या करा बताऊं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की पॉलिसी अप्लाई की और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लिया। अगले साल प्राइस लेवल नीचे जाने लगे तो डायरेक्टर इतना चालाक था, उसने फौरन से एवरेज कॉस्ट अप्लाई किया, उसने फौरन से एवरेज कॉस्ट अप्लाई किया ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। सही है। फिर उसके अगले साल दोबारा प्राइस लेवल ऊपर जाने लगे तो उसने फीफो अप्लाई करा ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो बेटा जरा अगर आप गौर करें तो ये डायरेक्टर इतना चालाक है कि इसका बस एक ही मकसद है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। इसका बस एक ही मकसद है, प्रॉफिट किसी तरह मैक्सिमाइज हो जाए। सही। यानी ये गेम खेल रहा है, अपनी मन मर्जी से प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहा है और हर बार बार पॉलिसी चेंज कर देता है। तो बेटा अगर पॉलिसी चेंज करना, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने पे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड हमें बेलगाम कर दे, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड हमें बेलगाम कर दे, तो बेटा इस तरह की हरकतें होंगी, इस तरह की हरकतें होंगी कि लोग अपनी मन मर्जी से करेंगे ताकि प्रॉफिट को एडजस्ट करे और अपनी मन चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड ने हमें हाथ पकड़ के रोक दिया, बोला भाई एक मिनट एक मिनट, बोला भाई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं हो सकती, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि बोला आप लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, क्योंकि आप लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। तो फिर हमने बड़ा बच्चों वाला मुंह बनाया, हमने कहा क्या कभी भी अलाउ नहीं होती, तो उसने कहा बस इधर देखें, दो सूरत हाल में अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज अलाउड है, दो सूरत हाल में अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज अलाउड है, दो सूरत हाल में बस अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज अलाउड है। मैंने कहा कब, आइए पढ़ें। देखो दैट्स व्हाई चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज नॉट अलाउड अनलेस, बस ये दो सूरत हाल है। नंबर 1 पहला पढ़ो अच्छी तरह, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खुद बोल रहा है कि आप चेंज कर लो, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रिवीजन आया है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया और वो कह रहा है भाई कर लो यार, तो अब तो करनी पड़ेगी ना, बात माननी पड़ेगी। इसकी मिसाल क्या है, इसकी मिसाल देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। एक दौर था जब IS2 ने, IS2 इन्वेंटरीज है, IS2 ने लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट अलाउ किया हुआ था, एक दौर में लास्ट इन फर्स्ट आउट अलाउड था। सही है। फिर अचानक से एक टाइम आया कि IS2 चेंज हुआ और उसने बोला आज के बाद लीफो अलाउड नहीं है, आज के बाद लीफो अलाउड नहीं है, आज के बाद लीफो अलाउड नहीं है, आज के बाद लीफो अलाउड नहीं है। तो अब जरा सोचो, जो इदारे उस वक्त लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज कर रहे होंगे, दे चेंज देयर सेल्फ टू फीफो और एफको, तो उनको चेंज करना पड़ा होगा अपने आप को। सही है। तो ऐसा चेंज अलाउड है। तो पॉलिसी का चेंज सबसे पहले किस सूरत हाल में अलाउड है, जब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो गई हो। पॉलिसी का चेंज इस सूरत हाल में अलाउड है जब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो गई हो। ओके। नंबर यानी जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया और स्टैंडर्ड बोल रहा हो तो कर लेना। नंबर 2 पॉलिसी का चेंज उस सूरत हाल में भी अलाउड है, तवज्जो सुने, दैट चेंज इंप्रूव्स, अगर उस पॉलिसी चेंज होने की वजह से इंप्रूव्स प्रेजेंटेशन रेलेवेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी पॉलिसी का ऐसा चेंज, सुकून से सुने, पॉलिसी का ऐसा चेंज जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी ये इंक्रीज हो जाए, तो ऐसा पॉलिसी का चेंज अलाउड है। बच्चे ने कहा इसकी कोई मिसाल है? हाँ, दो मिसालें देता हूं, आराम आराम से सुने। यहां देखें बेटा, यहां देखें, ये हमारा ऑफिस है, ये हमारा ऑफिस है और ये कस्टमर का घर है। ठीक है। ओके बेटा, हमारे बिजनेस का काम ये है कि हम लोगों के घर पे गुड्स डिलीवर करते हैं, हम अपनी गुड्स बेचते हैं कैसे, थ्रू डिलीवरी, लोगों के घर पे गुड्स डिलीवर करते हैं। सही है। तो अब हमारी कई सालों की हमारी पॉलिसी क्या चल रही थी कि जिस दिन हम गुड्स डिस्पैच करते थे, जिस दिन गुड्स हम अपनी ऑफिस से डिस्पैच करते थे, हम यही रेवेन्यू बुक कर लेते थे, हम यही रेवेन्यू बुक कर लेते थे। सही है बेटा।
हमारा काम क्या था कि हम अपने यहाँ से प्रेमिसेस से डिलीवर करते थे गुड्स, कस्टमर के घर पे भिजवाते थे, ठीक है। लेकिन हमारी आदत क्या थी, हमारी रेवेन्यू बुकिंग करने की अकाउंटिंग पॉलिसी क्या थी कि जिस दिन, तवज्जो, जिस दिन गुड्स हमारे इदारे से यहाँ से बाहर निकलती थी हम रेवेन्यू बुक कर लेते थे, ठीक है। अब गुड्स जाती थी गाड़ी में, और आपको पता है कराची के रोड टूटे फूटे रोड हैं, तो कभी ये खड्डा कभी वो मसला, तो गुड्स टकराती थी, कई बार गुड्स टूट जाती थी, हल्की हल्की डैमेज हो जाती थी। तो अब जब वो कस्टमर के घर पे पहुंचते थे, बेल देते थे, कस्टमर बाहर आता था, और कस्टमर सिंपल एक काम करता था, सुने, कस्टमर जो बॉक्स हम डिलीवर कर रहे होते थे उसको खोलता था और उस बॉक्स को अच्छी तरह चेक करता था, उस बॉक्स को अच्छी तरह चेक करता था, उसको जरा भी डिफेक्ट नजर आता था वो पैक करता था, बोलता नहीं चाहिए, जाओ वापस। तो जब भी गुड्स वापस आती थी तो फिर हम सेल्स रिटर्न की एंट्री बनाते थे, क्योंकि ओरिजिनली सेल्स रेवेन्यू बुक किया है, तो बाद में हम सेल्स रिटर्न की एंट्री बनाते थे। इसका मतलब ये हुआ, सब तवज्जो सुने, इसका मतलब ये हुआ कि रास्ते में अगर कोई भी मसला होगा, ऑन दी वे, रास्ते में अगर कोई भी मसला होगा तो उसके जिम्मेदार हम हैं, कस्टमर नहीं है। रास्ते में कोई भी डिफेक्ट हो गया, मसला हो गया, तो हम जिम्मेदार हैं। इसका मतलब ये रास्ते भर रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारे हैं, कस्टमर के नहीं है। तो जब तक रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारे हैं तो रेवेन्यू बुक करना गलत है ना। तो हम ये जो रेवेन्यू यहाँ बुक कर रहे थे ये मुनासिब नहीं है, ये गलत प्रेजेंटेशन है। तो अब हमने क्या करा, आज के बाद हमने अपनी पॉलिसी चेंज की। हमने कहा आज के बाद जब गुड्स कस्टमर के घर डिलीवर होंगी और कस्टमर एक्सेप्ट करेगा तो हम यहाँ रेवेन्यू बुक करेंगे। जब कस्टमर एक्सेप्ट करेगा तो हम यहाँ रेवेन्यू बुक करेंगे, यहाँ रेवेन्यू हम बुक करेंगे। ओके, राइट। तो बेटा पॉलिसी का ये चेंज, पॉलिसी का ये चेंज अलाउड है, पॉलिसी का ये चेंज क्या है, अलाउड है, पॉलिसी का ये चेंज अलाउड है, पॉलिसी का ये चेंज अलाउड है, क्योंकि इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रेलेवेंस, प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो रही है, शेयर होल्डर को ज्यादा ट्रू पिक्चर नजर आएगी। सही, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर रिपीट करता हूँ और एक मिसाल और भी देता हूँ आपको। पॉलिसी का पहली बात तो इन्होंने डांट दिया था हमें कि अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं करना क्योंकि तुम लोग गेम खेलते हो, तुम लोग ड्रामेबाजी करते हो। फिर हमने कहा यार किसी भी सूरत में अलाउड नहीं है, तो उसने कहा बस दो सूरत हाल में अलाउड है अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज, बस दो सूरत हाल में अलाउड है। नंबर वन, पॉलिसी का वो चेंज, पॉलिसी का वो चेंज जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो स्टैंडर्ड चेंज होने की वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज होगा तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। नंबर टू, पॉलिसी का वो चेंज जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन, रेलेवेंस और ये सब चीजें इंप्रूव हो जाएं। ये तमाम चीजें प्यारे बच्चों क्या हो जाएं, इम्प्रूव हो जाएं, ये तमाम चीजें इम्प्रूव हो जाएं। ओके, ठीक है। अब इस सेकंड वाले पॉइंट पर एक और मिसाल है, देखो यहाँ लिखा है कॉस्ट मॉडल टू फेयर वैल्यू मॉडल। तुम सब ने IAS 40 पढ़ लिया है, तुम सब बच्चों ने IAS 40 पढ़ लिया है, तुम सब बच्चों ने IAS 40 पढ़ लिया है। अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ देखो, याद है IAS 40 में दो मॉडल्स थे, एक था कॉस्ट मॉडल और एक था फेयर वैल्यू मॉडल, याद आ रहा है? हाँ जी, IAS 40 में दो मॉडल थे, कॉस्ट मॉडल था और एक फेयर वैल्यू मॉडल था। तो IAS 40 पढ़ाते वक्त मैंने बीच में ये बोला था कि क्या हम मॉडल चेंज कर सकते हैं, क्या हम कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे जा सकते हैं? क्या मॉडल का चेंज होना अलाउड है? क्या मॉडल का चेंज होना अलाउड है? तो मैंने कहा था हाँ अलाउड है, अगर उस मॉडल के चेंज होने की वजह से प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो रही है। वहां लिखवाया था IAS 40 में, वही तो, यही तो पॉइंट था। हाँ, और उसके साथ ये भी पढ़ाया था कि कॉस्ट मॉडल से अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल पे जाओगे, कॉस्ट मॉडल का मतलब पुराने जमाने की कॉस्ट, और फेयर वैल्यू मॉडल का मतलब आज के दिन की मार्केट वैल्यू। तो कॉस्ट मॉडल से अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल पे जाओगे तो ऐसा पॉलिसी का चेंज अलाउड है, ऐसा पॉलिसी का चेंज अलाउड है, क्योंकि इससे प्रेजेंटेशन। लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे नहीं जा सकते, क्योंकि आज के दिन की फेयर वैल्यू से पुराने जमाने की कॉस्ट, तो दैट्स नॉट फेयर, यानी इसमें कोई प्रेजेंटेशन इंप्रूव नहीं होगी। ओके, तो ये याद रखना भाई, अकाउंटिंग पॉलिसी सिर्फ दो में से किसी एक वजह से चेंज होगी, वरना चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट मरहला, अगला मरहला, बच्चा कहता है कि चलो मान लेते हैं सर, आपने जो दो बातें बताई इनमें से किसी एक वजह से पॉलिसी का चेंज आया, अब उस पॉलिसी के चेंज को सर अप्लाई किस तरह करना है? सर अब उस पॉलिसी के चेंज को अप्लाई किस तरह करना है? सर अब उस पॉलिसी के चेंज को अप्लाई किस तरह करना है? सर अब उस पॉलिसी के चेंज को अप्लाई किस तरह करना है? सर अब उस पॉलिसी के चेंज को अप्लाई किस तरह करना है? सर अब उस पॉलिसी के चेंज को अप्लाई किस तरह करना है?
सुकून से सुने, उस पॉलिसी के चेंज को इस तरह अप्लाई करना है जैसे पहले दिन से वही पॉलिसी अप्लाई हो रही हो। देखो यहाँ लिखा हुआ है, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज मस्ट बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज मस्ट बी अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली, पास्ट में जाके अप्लाई करना है, यानी ऐसे अप्लाई करना है जैसे डे 1 से वही पॉलिसी अप्लाई हो रही हो, जैसे डे 1 से वही पॉलिसी अप्लाई हो रही हो, जैसे डे 1 से वही पॉलिसी अप्लाई हो रही हो। बच्चे ने कहा जी क्या मतलब? मैंने कहा मैं समझाता हूं, आप तवज्जो सुनेगा, देखें सामने, देखें बेटा, आपके पास ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है। एक कम पुराने दौर की बात करता हूं, एक दौर था जब लास्ट इन फर्स्ट आउट अलाउड था, तो एक कंपनी यहां भी लीफो अप्लाई कर रही थी, यहां भी लीफो अप्लाई कर रही थी, ठीक है। इस दिन आके यहाँ IS2 चेंज हो गया। एक दिन ऐसा आया जब IS2 चेंज हो गया। IS2 क्या हो गया? IS2 ने कहा नाउ लीफो नो मोर अलाउड, लीफो नो मोर अलाउड। तो ऐसी सूरत में हाल में हमें अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो हमने आपको फीफो पे शिफ्ट कर दिया, हमने अपने आप को फीफो पे शिफ्ट कर दिया। अब एक मसला सुने, आप में से मेजॉरिटी बच्चों ने EPS पढ़ा हुआ है, और नहीं भी पढ़ा हो तो ये बात पता होगी कि अगर देखें, इधर देखें, अगर इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी होती है तो उसके साथ पिछले साल का कंपैरेटिव डाटा भी जा रहा होता है। अगर एक साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी होती है तो उसके साथ पिछले सालों का कंपैरेटिव डाटा भी जा रहा होता है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जारी होती है ताकि शेयर होल्डर कंपेयर करें। अब आप एक पल के लिए सोचें कि पिछले साल की फाइनेंशियल्स बने हुए लीफो पे और इस साल बना हुआ है फीफो पे, तो जब शेयर होल्डर कंपेयर करेंगे कि यार लास्ट ईयर तो अकाउंट्स फीफो पे बने हुए थे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और अब फीफो पे, तो ये कंपैरिजन तो लाइक विद लाइक नहीं होगा, ये तो गुमराही हो जाएगी। तो अब अकाउंट IS8 क्या कहता है कि अगर आपने उन जो बातें बताई थी, उन बातों की वजह से, जो बातें आपको बताई थी, उन दोनों रीजन में से किसी एक रीजन की वजह से अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की ना, तो उस पॉलिसी के चेंज को रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करें। उस पॉलिसी के चेंज को क्या अप्लाई करें? रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करें। इस तरह अप्लाई करें जैसे पहले दिन से वही पॉलिसी अप्लाई हो रही हो, उस तरह अप्लाई करें जैसे पहले दिन से वही पॉलिसी अप्लाई हो रही हो, पहले दिन से वही पॉलिसी अप्लाई हो रही हो। यानी इसका मतलब ये, मेरी बात सुने, पास में जाना, पास में जाना, और पास में जो अकाउंट्स लीफो पे बने हुए उनको फीफो पे कन्वर्ट कर देना, पास में जो अकाउंट्स लीफो पे बने हुए उसको फीफो पे कन्वर्ट कर देना। अब मेरी बात सुनो, जब मैं, कान खोलो, जब मैं पास्ट में जाके जो अकाउंट्स लीफो पे बने हुए उनको फीफो पे कन्वर्ट करूंगा, तो पास्ट का प्रॉफिट छिड़ जाएगा ना, पास्ट के प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा। जब मैं पास्ट के अकाउंट्स, पास्ट के वो अकाउंट्स जो ऑलरेडी लीफो पे बने हुए मैं उनको फीफो पे कन्वर्ट करूंगा, तो पास्ट का प्रॉफिट चेंज हो जाएगा ना। और जब पास्ट का प्रॉफिट चेंज हो जाएगा तो अल्टीमेटली प्रॉफिट या तो बढ़ेगा या कम होगा, प्रॉफिट या तो बढ़ेगा या कम होगा। आपको पता है प्रॉफिट जाके रिटेन अर्निंग में एंटर हो जाता है, प्रॉफिट जाके इस रिटेन अर्निंग में एंटर हो जाता है, पता है ना। मैं जब पास्ट का प्रॉफिट छेड़ूंगा, मेरे अल्फाजों को ट्रैक करो, जब मैं पास्ट का प्रॉफिट छेड़ूंगा, तो पास्ट का प्रॉफिट छेड़ेगा तो ये रिटेन अर्निंग चेंज नहीं हो जाएगी, या तो ये बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। तो मैं अगर इस साल की बात करूं तो इस साल के लिए ये वाली रिटेन अर्निंग ओपनिंग है ना, अगर मैं इस साल की बात करूं, देखो स्क्रीन पे, तो ये वाली रिटेन अर्निंग ओपनिंग है ना, तो अल्टीमेटली ओपनिंग रिटेन अर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा, अल्टीमेटली ओपनिंग रिटेन अर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं डायलॉग बोल दूं, डायलॉग सुनो, आज के बाद टीचर कभी भी आपसे यूं कहें कि फला चीज को रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करना है, आज के बाद कभी भी टीचर आपसे ये कहें कि फला चीज को रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करना है, इट मींस ओपनिंग रिटेन अर्निंग में एडजस्ट करना है। आज के बाद कभी भी टीचर आपसे ये कहें कि फला चीज को रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करना है, तो दैट मींस ओपनिंग रिटेन अर्निंग में एडजस्ट करना है। ओके ओके सही, ऐसा ही है। अच्छा, अब बच्चों ने एक और सवाल किया, बच्चे ने कहा सर जी एक मसला है कि ये जो आपने कहा ना कि अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज ऐसे अप्लाई करें जैसे डे 1 से यही पॉलिसी अप्लाई हो रही हो। तो बच्चे ने कहा कुछ कंपनीज तो 50 साल पुरानी है, 100 साल पुरानी है, तो क्या हम 100 साल पीछे जाएंगे, 100 साल पीछे जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही करेंगे ना? नो 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 नो, एक मिनट, ये रेट्रोस्पेक्टिवली करते क्यों है? ये रेट्रोस्पेक्टिवली करते क्यों है? ताकि कंपैरिजन लाइक विद लाइक हो। ये रेट्रोस्पेक्टिवली करते क्यों है? ताकि कंपैरिजन लाइक विद लाइक हो। तो बस डायलॉग सुन लो,
जितने सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर के घर भिजवा रहे होगे ना कंपैरेटिव्स में, बस उतने सालों तक रीस्टेटमेंट करनी होगी। जितने सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को भिजवा रहे होंगे, बस उतने सालों की आपको रीस्टेटमेंट करनी होगी, उतने सालों की रीस्टेटमेंट करनी होगी। अब मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं, लिखवा भी दूं, सुनो, लिखा हुआ तो है, मैं ऐसे बता देता हूं, देखो सुनो। लेट अस से अगर यहाँ पॉलिसी चेंज हुई, देखो यहाँ पॉलिसी चेंज हुई है ना, सुनो, तो इधर देखें गौर से, इस साल से पिछले वाली एसओएफपी, ये एसओएफपी चेंज करना, ये वाली एसओएफपी चेंज करना, और ये वाली एसओएफपी चेंज करना, यानी 3 आएगा, 3 एसओएफपी में इफेक्ट आएगा, और 2 एसओसीआई में, ये वाली एसओसीआई और ये वाली एसओसीआई। नहीं समझे? मैं फिर बोलता हूं बेटा, अगर आपकी पॉलिसी चेंज यहां होगी, इधर देखो मेरी स्क्रीन मार्कर को, देखो मेरे यहां चेंज हुई है ना, तो इससे पिछले वाले साल की एसओएफपी को चेंज करना, यहाँ की एसओएफपी को रीस्टेट करना, और ये वाली एसओएफपी ईयर एंड वाली, 3 एसओएफपीज और ये 2 एसओसीआई, इस साल की एसओसीआई और पिछले साल की एसओसीआई को रीस्टेट कर देना। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी, राइट? सही, देखो यहां लिखा हुआ है 3 SOFPs and 2 SOCIs are restated. 3 SOFPs and 2 SOCIs are restated. अब देखो ये जो मैंने थ्योरी लिखी है, इसको एक बार पढ़ लो, ये सारी पढ़ा चुका हूं, देखो पढ़ लो जल्दी से, एक बार ये सारी थ्योरी पढ़ो। पढ़ लो बेटा, एक बार पढ़ लो अच्छी तरह, आराम से पढ़ लो। अब मैं एक एग्जाम क्वेश्चन बना के आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, एग्जाम क्वेश्चन, एग्जाम टाइप का क्वेश्चन आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। देखो सुनो, यहाँ देखें, ये है 31 दिसंबर 17, और ये है 31 दिसंबर 18। अब आप यूं सोच लें कि एक इदारा पहले कई सालों से लीफों पे था। अजान हो रही है, चलो।
अब बात सुने बेटा, ये दो अकाउंटिंग पीरियड आपको नजर आ रहे हैं, बहुत सुकून से और गौर से सुनना है बात को। दो अकाउंटिंग पीरियड नजर आ रहे हैं, एक कंपनी ऑलरेडी लास्ट इन फर्स्ट आउट पे थी, ऑलरेडी किस पे थी, यानी ऑलरेडी वो अपने अकाउंट्स लीफो पे बना रही थी, अब वो लीफो से फीफो पे शिफ्ट हो रही है, लेटर से IS2 चेंज हो गया, स्टैंडर्ड ने कहा, सही है। अब बेटा देखो, एक अकाउंटिंग पीरियड ये रहा और एक इससे पहले वाला, ये वाली डेट नजर आ रही है 31 दिसंबर 2017, और से देखें 31 दिसंबर 2017 नजर आ रहा है, ये 31 दिसंबर 2017 पिछले साल के लिए क्लोजिंग है, पिछले साल के लिए क्लोजिंग है और इस साल के लिए ओपनिंग है। हाँ, 31 दिसंबर 2017 पिछले साल के लिए क्लोजिंग है और इस साल के लिए ओपनिंग है, ठीक है। तो अब मैं लास्ट ईयर से पहले मुरम्मत शुरू करता हूं। अच्छा, आपको बेसिक अकाउंटिंग आनी चाहिए, मैं एक दो डायलॉग पहले ही बोल दूं ताकि आपको पता होनी चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक का आपने बचपन में एरर्स पढ़े, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होता है, पता है, लिख लो अगर नहीं पता तो। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होता है, यानी आप क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक को कम करोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, सही है। जबकि ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट से इनवर्स रिश्ता होता है, ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट से इनवर्स रिश्ता होता है, ओपनिंग स्टॉक बढ़ाओगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, सही है। तो क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होता है और ओपनिंग स्टॉक का बेटा प्रॉफिट से इनवर्स रिश्ता होता है, ठीक है। आइए अब स्क्रीन पे देखें प्लीज, स्क्रीन देखें बेटा, ये वाला दिन पिछले साल के लिए क्लोजिंग है और इस साल के लिए ओपनिंग है, तो मैं अभी पिछले साल की बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर, इस साल की बात कर रहा हूँ। देखो, इस साल ऑलरेडी हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा स्टॉक की वैल्यूएशन, ऑलरेडी हम लीफो पे थे तो ऑलरेडी हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितने पे रिकॉर्डेड था, 6000। पिछले साल जब हम ऑलरेडी लीफो पे थे तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितने पे रिकॉर्ड हुआ था, 6000। अब हम लीफो से फीफो पे आ रहे हैं, तो हम 6000 से 9000 पे आ रहे हैं, हम 6000 से 9 पे आ रहे हैं। तो अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, ये पिछले साल की, तो हमारा पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक सोचो सब मिलके 6 से 9 पे आएंगे तो 3000 से बढ़ जाएगा, हमारे लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक 3000 से बढ़ जाएगा। और जब लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक 3000 से बढ़ जाएगा तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी 3000 से बढ़ जाएगा। जब लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक 3000 से बढ़ जाएगा तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी 3000 से बढ़ जाएगा, पक्का। और जब लास्ट ईयर का प्रॉफिट 3000 से बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली हमारी ये वाली रिटेन अर्निंग भी 3000 से बढ़ जाएगी, ठीक है, ओके। क्योंकि लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे जो भी इंपैक्ट आएगा अल्टीमेटली वो हमारी रिटेन अर्निंग पे आ जाएगा, सही है। तो अगर मैं अपने इस साल की बात करूं ना, तो पहली चीज जो हम सही करेंगे वो हम ओपनिंग रिटेन अर्निंग को 3000 से बढ़ाएंगे। पहली चीज जो हम सही करेंगे वो हम इस फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 018, फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 018 की ओपनिंग रिटेन अर्निंग को हम 3000 से बढ़ा देंगे, हम ओपनिंग रिटेन अर्निंग को 3000 से बढ़ा देंगे, ओके। अब मैं नेक्स्ट ईयर आ जाता हूँ, अब नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं आराम से। बेटा अगर मैं इस वाले साल की बात करूं तो ये वाला दिन, ये दिन, इस वाले साल के लिए ये वाला दिन ओपनिंग है ना, इस अकाउंटिंग पीरियड के लिए ये वाला दिन ओपनिंग है ना, तो अब मेरे लिए ये ओपनिंग स्टॉक है दोनों। तो ओपनिंग स्टॉक जब ऑलरेडी लीफो पे रिकॉर्ड हो रहा था तो 6000 का रिकॉर्ड हो रहा था, ओपनिंग स्टॉक जब ऑलरेडी लीफो पे रिकॉर्ड हो रहा था तो 6000 का रिकॉर्ड हो रहा था। मैं इसको 6 से ले आया 9 पे, मैं ले आया 6 से 9 पे। तो जब मैं अपने ओपनिंग स्टॉक को 6 से 9 पे ले आया तो मेरा ओपनिंग स्टॉक 3000 से बढ़ा, मेरा ओपनिंग स्टॉक 3000 से बढ़ा। मेरे प्यारे बच्चों, ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट से इनवर्स रिश्ता होता है, ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट से क्या होता है, इनवर्स रिश्ता होता है। जब ओपनिंग स्टॉक 3000 से बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट 3000 से कम हो जाएगा। तो इस वाले साल का, एक मिनट, इस वाले साल का प्रॉफिट एक बार 3000 से कम हो जाएगा, ओके। इस वाले करंट अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट एक बार 3000 से कम हो जाएगा, पक्का। अब आखिरी चीज बेटा, अब ये देखें क्लोजिंग, ये 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2018 इस साल का क्लोजिंग है ना, 31 दिसंबर 2018 इस साल का क्लोजिंग है ना। चलो अब क्लोजिंग स्टॉक को भी सही करते हैं। बताओ, हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी लीफो पे रिकॉर्ड हुआ होता और लीफो पे उसकी वैल्यूएशन थी 10,000, यूजिंग लीफो उसकी वैल्यूएशन थी 10,000 और हम 10 से आ रहे हैं 17 पे, हम 10 से आ रहे हैं 17 पे। तो जब हमारा क्लोजिंग स्टॉक 7000 से बढ़ेगा, जब हमारा क्लोजिंग स्टॉक 7000 से बढ़ेगा
तो प्रॉफिट भी 7,000 से बढ़ जाएगा। जब हमारा क्लोजिंग स्टॉक 7,000 से बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होता है। फिर सोचो, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी होता 10 पे और हम लीफो से फीफो पे आ रहे हैं, 10 से 17 पे आएगा। तो जब क्लोजिंग स्टॉक 7,000 से बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी 7,000 से बढ़ेगा, प्रॉफिट भी 7,000 से बढ़ेगा। ओके, तो अब बताओ हमारे प्रॉफिट पे, इस साल के प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आया। देखें, एक बार प्रॉफिट 3 से कम हुआ और एक बार 7 से बढ़ा, एक बार प्रॉफिट 3 से कम हुआ और एक बार 7 से, तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट यहाँ फॉर द ईयर 4,000 से बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर 4,000 से बढ़ जाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर 4,000 से बढ़ जाएगा। हाँ, अब आप एक बात सुने, यहाँ देखें, यहाँ तो देखें कि आपने जब फाइनल आंसर दोगे तो क्या बोलोगे, इस पॉलिसी के चेंज की वजह से इस अकाउंटिंग पीरियड की ओपनिंग रिटेन अर्निंग, ये वाली देखो, ये इस पॉलिसी के चेंज की वजह से हमारी ओपनिंग रिटेन अर्निंग 3,000 से बढ़ जाएगी और फॉर 4,000 से बढ़ जाएगा। ठीक है, ये नेट इम्पैक्ट होगा, ये नेट इम्पैक्ट आएगा, ये नेट इम्पैक्ट आएगा। ओके, सही। तो बेटा मैं फिर एक बार आखिरी बार बोल दूं, का चेंज, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज, फिर सुन लो, सब कान खोलो। सिर्फ दो सूरत हाल में अलाउड है, जब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हुआ हो या स्टैंडर्ड बोल रहा हो तब, या पॉलिसी का ऐसा चेंज जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रेलेवेंस, प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो। मिसालें दे चुका हूं। अगली बात, सर अगर इन दोनों रीजंस की वजह से भी अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज हुआ तो उस पॉलिसी के चेंज को अपनी बुक्स में अप्लाई कैसे करना है, तो जवाब है रेट्रोस्पेक्टिवली। जवाब क्या है, रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब इस तरह अप्लाई करना जैसे डे वन से यही पॉलिसी, यानी पास्ट में जाके अप्लाई करना। ठीक है, ओके। और कितना रीस्टेटमेंट करेंगे, 3 एसओएफपीज और 2 एसओसीआई, 3 एसओएफपीज और 2 एसओसीआई। ठीक है, अगली बात, नेक्स्ट बात सुनो। फिर मैंने ये कहा कि आज के बाद टीचर आपको ये कहे कि फला चीज को रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करना है, दैट मींस ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में एडजस्ट करना है। आज के बाद टीचर आपसे ये कहे कि फला चीज को रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करना है, दैट मींस ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में एडजस्ट करना है, ओपनिंग रिटेन अर्निंग में एडजस्ट करना है। ओके, अब हम पहले ही पार्ट पे चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट पे एक एक्स्ट्रा बात मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे कभी आई नहीं है लेकिन बुक रीड करोगे तो उसमें मिलेगी, और वो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मैं लिख देता हूँ, इफ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज, एक वर्ड देखो, impracticable, then we can adjust change in accounting policy prospectively। ये लो, इफ रेट्रोस्पेक्टिव, बेटा अगर कभी कोई प्रैक्टिकल, ये स्टैंडर्ड एक एक्सेप्शन है कि अगर कभी पास्ट में जाना इम्पॉसिबल हो जाए, पास्ट में जाना इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए, कोई रिकॉर्ड्स मिस हो गए हो, कुछ ऐसा मसला हो, पास्ट में जाना इम्पॉसिबल हो जाए, ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में स्टैंडर्ड इजाजत देता है कि चलो फिर आप आज से और आगे से अप्लाई कर दो बस, तो फिर प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर दो, फिर प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर दो। अगर कभी पास में जाना, ये वर्ड है, इम्प्रैक्टिकेबल हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, तो फिर आप इसको प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट कर देना, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी को। ये एक एक्सेप्शनल बात है, एक रूटीन बात नहीं है, रूटीन बात मैंने आपको ऊपर बताई है। दिस इज जस्ट एन एक्सेप्शन, दिस इज जस्ट एन एक्सेप्शन फॉर चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, फॉर चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ओके, राइट। तो ये आइए इसका पहला हिस्सा था। बताएं, ये वाली चीजें जो मैंने अभी प्रॉफिट वगैरह और रिटेन अर्निंग की बातें बताई, ये समझ गए आप लोग, ये बातें समझ गए बेटा प्यारे बच्चों।
अब नेक्स्ट, ये आईएएस का पहला नाम था। आईएएस के 3 नाम है, आईएएस 8 के 3 नाम है। पहला नाम है चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, उस पर बात की। अब दूसरा नाम, आईएएस का सेकंड नेम है, ये रहा बेटा देखो, आईएएस का सेकंड नेम है चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। देखो ये नाम है इसका, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ये आईएएस का दूसरा नाम है। पहली बात, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है क्या, ये रहा, ये रहे, आर द बेसिस यूज्ड फॉर जजमेंट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि जो हम अंदाजे लगाते हैं ना, जजमेंट अप्लाई करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई करते वक्त, वो हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं। जैसे एक मिसाल देता हूँ, चेंजेस इन यूजफुल लाइफ। बेटा यूजफुल लाइफ हमारा पूरा अंदाजा होता है, यूजफुल लाइफ आपको पता है ना, अंदाजा होता है, एस्टिमेशन होता है। इसी तरह स्क्रैप वैल्यू हमारा अंदाजा होता है। इसी तरह IAS 37 में जो हमने प्रोविजन पढ़ा था वो हमारा अंदाजा होता है। आप लोगों ने बचपन में डाउटफुल डेट पढ़ा है, डाउटफुल डेट, वो जो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट आप लोग पढ़ते थे बैड डेट्स के चैप्टर में, वो भी हमारा अंदाजा होता है। सही है। तो अगर इन चीजों में कभी भी चेंज आएगा, यूजफुल लाइफ में चेंज आ रहा है, स्क्रैप वैल्यू में चेंज आ रहा है, डाउटफुल डेट के प्रोविजन में चेंज आ रहा है, या वैसे वारंटी प्रोविजन, इन चीजों में चेंज आ रहा है, तो अंदाजे में जब भी चेंज आएगा ना, देखो ये पढ़ो, रूल पढ़ो, changes in accounting estimate must be adjusted prospectively। अंदाजे का चेंज हमेशा प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे। प्रोस्पेक्टिव का मतलब उसी दिन से और आगे से, बस जिस दिन से अंदाजा चेंज हुआ उस दिन से ही और आगे से, कभी भी रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं। अंदाजे के चेंज को कभी भी रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं करेंगे। अंदाजे के चेंज को कभी भी रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं करेंगे। अंदाजे के चेंज को कभी भी रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं करेंगे। अंदाजे के चेंज को कभी भी रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे, उसी दिन से और आगे से, उसी दिन से और आगे से। बच्चे ने कहा क्यों अकाउंटिंग एस्टिमेट के चेंज को प्रोस्पेक्टिवली क्यों अप्लाई करेंगे, लॉजिक क्या है, लॉजिक सुनो। बिकॉज, ये देखो लॉजिक भी लिखी हुई है, because accounting estimation depends on availability of information। accounting estimation depends on availability of information, और ये इंफॉर्मेशन पास्ट में अवेलेबल नहीं थी, आज अवेलेबल हुई है, इसलिए आज से और आगे से। ये इंफॉर्मेशन पास्ट में अवेलेबल नहीं थी, आज अवेलेबल हुई है, इसीलिए आज से और आगे से अप्लाई होगा, इसलिए आज से और आगे से अप्लाई होगा। सही है। अकाउंटिंग एस्टिमेशन डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये इंफॉर्मेशन पास्ट में अवेलेबल नहीं थी, आज अवेलेबल हुई है, इसीलिए आज से और आगे से। ठीक है। अब वैसे इसका प्रैक्टिकल मैं आपको पहले करा चुका हूं, चलो मैं आपको याद दिलाता हूं। जब हम IAS 16 पढ़ रहे थे, दिमाग को और कान को हाजिर करो, जब हम IAS 16 पढ़ रहे थे तो हमने ऐसे केसेस पढ़े थे, चेंजेस इन यूजफुल लाइफ वाले, चेंजेस इन यूजफुल। तो अगर कभी यूजफुल लाइफ चेंज होती थी तो यूजफुल लाइफ की वजह से डेप्रिसिएशन चेंज होता था, लेकिन आने वाले कल का, याद है, यूजफुल लाइफ जब भी चेंज होती थी तो उससे आने वाले कल का डेप्रिसिएशन चेंज होता था। हम लोग फॉर्मूला लगाते थे NBV माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। हाँ, तो कभी यूजफुल लाइफ चेंज हो रही है या कभी स्क्रैप वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से आने वाले कल की डेप्रिसिएशन चेंज होती थी, उसकी वजह से आने वाले कल की डेप्रिसिएशन चेंज होती थी, याद है। हाँ, इसी तरह आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, डाउटफुल डेट में अगर कोई चीज चेंजेस आती थी, डाउटफुल डेट में, तो वो जिस साल चेंज आती थी उसी साल बुक होता था, कभी पास में जाके सही नहीं होता था। इसी तरह वारंटी प्रोविजन में कोई चेंजेस आती थी तो वो भी आने वाले जब जब होता है तभी बुक करते हैं, पास में जाके बुक नहीं करते, पास में जाके बुक नहीं करते हैं, राइट। तो चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मस्ट बी एडजस्टेड प्रोस्पेक्टिवली। चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मस्ट बी एडजस्टेड प्रोस्पेक्टिवली, उसी दिन से और आगे से, पास्ट में जाके नहीं करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग एस्टिमेशन डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये सब आपने आज तक इसी तरह किया है। सही, ओके, ठीक। अब IAS का तीसरा नाम, IAS का तीसरा नाम है प्रायर पीरियड एरर्स। IAS का तीसरा नाम क्या है, प्रायर पीरियड एरर्स। IAS का तीसरा नाम है प्रायर पीरियड एरर्स। सुनो, प्रायर पीरियड का मतलब समझ लो पिछला पीरियड, समझाने के लिए पिछला पीरियड। प्रायर पीरियड एरर्स कौन क्या है, हर वो एरर, ये देखो, हर वो एरर, फ्रॉड, ओमिशन, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स, कोई भी फ्रॉड या IAS गलत अप्लाई कर दिया आपने, कोई एरर कर दिया, कोई गलती कर दी, कोई फ्रॉड हो गया, लेकिन वो हुआ है पास्ट में, हुआ है पास्ट में और डिस्कवर हुआ है आज, हुआ है पास्ट में और डिस्कवर हुआ है आज, तो ऐसे ऐसे को हम बोलते हैं प्रायर पीरियड एरर। क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं प्रायर पीरियड एरर। तो बच्चे ने कहा
बच्चे ने कहा ये कैसे सही होगा, तो इसका जवाब दूं, दे आर एडजस्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली, दे आर एडजस्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली पास्ट में जाके। बच्चे ने कहा क्यों पास्ट में जाके, क्यों? जवाब दूं, पहला जवाब है इसका मैचिंग प्रिंसिपल। क्या जवाब है? मैचिंग प्रिंसिपल। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड, आप जानते हैं एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर, तो जब एक्सपेंस हुआ है तभी जाके बुक करो, जब हुआ है जहां हुआ है तभी जब वहीं जाके सही करो, तो इसको पास्ट में जाके सही करेंगे, इसको पास्ट में जाके सही करेंगे। लेकिन एक बात बोलूं, जब पास्ट में जाके सही करेंगे ना, तो मैंने आपको बताया था हर वो चीज जो रेट्रोस्पेक्टिवली सही होती है वो ओपनिंग रिटेन अर्निंग में एडजस्ट होती है, हर वो चीज जो रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट होती है वो ओपनिंग रिटेन अर्निंग में एडजस्ट होती है, तो यहां भी वही काम करना होगा। नहीं समझे? मैं फिर बोलता हूं, हर वो एरर, मैथमेटिकल मिस्टेक, ओमिशन, फ्रॉड, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स जो कि हुआ है पास्ट में, जो कि हुआ है पास्ट में और डिस्कवर हुआ है आज, कार्रवाई हुई है पास्ट में, डिस्कवर हुआ है आज, तो उसको हम कहते हैं प्रायर पीरियड एरर। बच्चे ने कहा वो सही कैसे होगा? मैंने कहा वो रेट्रोस्पेक्टिवली पास्ट में जाके ही सही होगा। तो बच्चे ने कहा ऐसा क्यों? तो मैंने कहा पहला जवाब मैचिंग प्रिंसिपल, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड, तो जहां इनकर हुआ है वहीं जाके बुक करो। बच्चे ने कहा और लॉजिक दो, और लॉजिक दो, बड़ी अच्छी लॉजिक देता हूं, सुनो। बच्चे ने कहा सुनना प्लीज, बोला सर आपने अभी थोड़ी देर पहले चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट पढ़ाया था, अभी ऊपर ही तो पढ़ा है चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, उसमें आपने बोला था कि प्रोस्पेक्टिवली सही होगा, उसमें आपने कहा था कि प्रोस्पेक्टिवली सही होगा, और अब आप कह रहे हैं कि रेट्रोस्पेक्टिवली सही होगा। क्यों भाई? इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करके समझाओ। चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में पास्ट में इंफॉर्मेशन थी नहीं, वो इंफॉर्मेशन ही आज पैदा हुई है। चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में वो इंफॉर्मेशन पास्ट में नहीं थी, वो इंफॉर्मेशन ने आज जन्म लिया है, तो आज से और आगे से। जबकि प्रायर पीरियड एरर में या फ्रॉड में पास्ट में एरर हो रहा था, पास्ट में फ्रॉड हो रहा था, इंफॉर्मेशन थी, पास्ट में इंफॉर्मेशन थी, बस हमें नजर नहीं आ रही थी। पास्ट में इंफॉर्मेशन थी लेकिन हमें नजर नहीं आ रही थी, इसी वजह से पास्ट में जाके सही करेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन पास्ट में एग्जिस्ट करती थी, इंफॉर्मेशन पास्ट में एग्जिस्ट करती थी, इसीलिए इसको रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करेंगे। बच्चे ने मासूमियत से कहा कि सर इसके प्रैक्टिकल सवाल करना है, एग्जाम में ही बहुत आया है, ये एग्जाम में आता है, फाइनल अकाउंट में आता है। आइए मैं आपको कुछ सवाल कराता हूँ उसके, फिर आप लोग एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन खुद कीजिएगा। चलें, यहाँ देखें बेटा जी, ये दो अकाउंटिंग पीरियड नजर आ रहे हैं, ये देखें दो अकाउंटिंग पीरियड है, ये है 1 जनवरी 16, दिसंबर 16 एंड दिसंबर 17। ओके, अब क्या हुआ, सुकून सुकून से अल्फाज सुनना बेटा। इस वाले सही साल नजर आ रहा है, ये वाला, इस साल हमने एक एक्सपेंस सबसे पहले पे किया, एक एक्सपेंस हमने पे किया, और फिर उस एक्सपेंस को यहां ईयर एंड से पहले यूटिलाइज भी कर लिया। एक एक्सपेंस हमने यहां पे किया और ईयर एंड से पहले ही उसको यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। बेचारे अकाउंट, तो अकाउंट जब यूटिलाइज कर लिया तो एक्सपेंस यही बुक होना चाहिए था ना, जब यूटिलाइज इसी साल किया तो एक्सपेंस भी इसी साल बुक होना चाहिए था। लेकिन बेचारे अकाउंटेंट ने, बेचारा ही बोलूंगा, बेचारे अकाउंटेंट ने पेमेंट वाली चीज तो उसको नजर आई, अकाउंटेंट को पेमेंट वाली चीज तो नजर आई, लेकिन उसको यूटिलाइजेशन नजर नहीं आया, बेचारे अकाउंटेंट को यूटिलाइजेशन नजर नहीं आया। तो अकाउंटेंट की नजर में क्या हुआ कि ये वो खर्चा था तो पे हो गया, यूज नहीं हुआ, पे हो गया, यूज नहीं हुआ, तो अकाउंटेंट ने ईयर एंड पर एक प्री पेमेंट बुक कर लिया, अकाउंटेंट ने ईयर एंड पर एक 5,000 रुपए का प्री पेमेंट बुक कर लिया। सही है, तो देखो ये गलती हो गई, सबसे पहले गलती हो गई यहाँ। असल में ये पे भी पास में हुआ था, यूज भी पास में हुआ था, पे भी पास में हुआ था, यूज भी पास में हुआ था, सच ये है। लेकिन बेचारे अकाउंटेंट को क्या नजर आया, उसको सिर्फ पेमेंट वाली बात नजर आई, उसको यूटिलाइजेशन वाली बात नजर नहीं आई। तो अकाउंटेंट की नजर में ये क्या हो गया, पेड बट नॉट येट यूटिलाइज, और हम जानते हैं इसको प्री पेमेंट बोलते हैं, तो उसने प्री पेमेंट रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, गलती हो गई यहाँ पास में। अब तवज्जो सुनना, अकाउंटेंट की नजर में, अकाउंटेंट की नजर में ये चीज यूटिलाइज हो रही है इस साल, अकाउंटेंट तो गलती कर रहा है ना, अकाउंटेंट की नजर में ये चीज यूटिलाइज हुई अगले साल, तो अकाउंटेंट ने अगले साल क्या एंट्री बनाई था, देखें अकाउंटेंट ने अगले साल ये एंट्री बनाई, देखें एडमिन एक्सपेंस डेबिट 5,000, एडमिन एक्सपेंस डेबिट 5,000, और एडमिन एक्सपेंस डेबिट 5,000, और अब इस प्री पेमेंट को खत्म कर दिया, अब इस प्री पेमेंट को खत्म कर दिया अकाउंटेंट ने, अब इस प्री पेमेंट को 5,000 के खत्म कर दिया, ठीक है।
ये सवाल आपके सामने गिवन है, ये गलती हो गई है। देखें पिछले साल भी गलती हुई है, इस साल भी गलती हुई है। असल में ये एक्सपेंस पिछले साल का था और बुक हो रहा है इस साल। तो देखो लास्ट ईयर भी गलती हुई है, इस साल भी गलती हुई है। और बच्चे ने कहा सर क्या ये प्रायर पीरियड एरर है? बिल्कुल, क्योंकि ये हुआ है पास में, और लेटेस्ट से इसी साल के एंड पे डिस्कवर हो गया है। इसी साल के एंड होने से पहले पहले क्या हो गया? डिस्कवर हो गया है। तो ये हुआ है पास में और डिस्कवर हुआ है आज। ठीक है, तो अब मैं इसको सही करूंगा। अभी मैंने सिर्फ गलती बताई है, सिर्फ एरर बताया। अब आप देखते रहो उसको, देखो आराम से। अब एरर हो गया, मैं इस एरर को सही करने जा रहा हूँ। देखें एरर सही कर रहा हूँ, आप होश में रहेंगे इंशाल्लाह समझ जाएंगे। मैं गया, अच्छा बताओ ये एक्सपेंस असलियत में कब बुक हुआ था? पिछले साल। ये एक्सपेंस असलियत में कब 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 इनकर हुआ था, कब यूज हुआ था? पिछले साल। तो मैं पास में गया, देखो इधर, मैं पास में गया और पास में जाके मैंने ये एक्सपेंस बुक किया। देखो इधर देखो, जब मैंने पास में जाके ये एक्सपेंस बुक किया तो पिछले साल के एक्सपेंसेस बढ़ गए। जब मैंने पास में जाके ये एक्सपेंस बुक किया, देखते रहो, तो पिछले साल के एक्सपेंसेस बढ़ गए। और जब तवज्जो, जब पिछले साल के एक्सपेंसेस बढ़ गए तो पिछले साल के प्रॉफिट कम हो गए होंगे ना। जब मैंने, ये असल में एक्सपेंस पिछले साल का था और पिछले साल ही बुक होना चाहिए था, तो मैं पास में गया और मैंने पिछले साल में जाके एक एक्सपेंस बुक कर दिया। तो जब पिछले साल में मैंने एक्सपेंस बुक किया तो पिछले साल का प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। सुकून। और जब पिछले साल का प्रॉफिट कम हो गया होगा तो अल्टीमेटली वो इफेक्ट ओपनिंग रिटेन अर्निंग पे आया होगा। अल्टीमेटली वो इफेक्ट कहाँ आया होगा? ओपनिंग रिटेन अर्निंग पे आया होगा। तो ये ओपनिंग रिटेन अर्निंग कम नहीं हो जाएगी? ये ओपनिंग रिटेन अर्निंग कम नहीं हो जाएगी? अब सोचो, ओपनिंग रिटेन अर्निंग हमेशा हमारे ट्रायल बैलेंस में नजर आ रही होती है। ओपनिंग रिटेन अर्निंग हमेशा हमारे ट्रायल बैलेंस में नजर आ रही होती है। तो रिटेन्ड अर्निंग डेबिट हो जाएगी 5,000 से। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट हो जाएगी 5,000 से, पक्का? तो अब जरा सोचो, देखो अभी आधी एंट्री बनाई, पूरी बनाई भी नहीं है। ये जो मैं रिटेन अर्निंग डेबिट कर रहा हूं, इसका मतलब पिछले साल का एक्सपेंस बुक हो गया। कनेक्शन सोचो ना, क्योंकि पिछले साल एक्सपेंस बुक होगा तो पिछले साल का प्रॉफिट गिरेगा, पिछले साल एक्सपेंस बुक होगा तो पिछले साल का प्रॉफिट गिरेगा, और पिछले साल का प्रॉफिट गिरेगा तो ऑटोमेटिकली ओपनिंग रिटेन अर्निंग गिरेगी। तो ये मैंने ओपनिंग रिटेन अर्निंग को डेबिट कर दिया, इसका मतलब पास्ट में मैंने एक्सपेंस बुक कर दिया। हाँ, सही। अब अगला काम बताऊं क्या करना है? इधर देखें, आपने एक और गलती की थी। करंट ईयर में जो एडमिन एक्सपेंस बुक किया था ये भी तो गलत था। करंट ईयर में जो आपने एडमिन एक्सपेंस बुक किया था, ये इस साल का एक्सपेंस तो था ही नहीं। तो एक्सपेंस को आपने बुक करते हुए डेबिट किया था ना, इसको उल्टा कर दो, खत्म। एडमिन एक्सपेंस को क्रेडिट कर दो, बस खत्म। इस एडमिन एक्सपेंस को क्रेडिट कर दो। लीजिए जनाब, जिस इंसान ने ये वाली एंट्री बनाई ना, ये वाली, खत्म, पूरा एरर क्लीन कर दिया उसने, पूरा एरर करेक्ट कर दिया। जिस इंसान ने ये एंट्री बना दी, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और एडमिन एक्सपेंस क्रेडिट, सारे मामला क्लीन कर दिए उसने, बस। सही। अब बेटा समझ गए? एक मैसेज करें प्लीज, अगर समझ गए बात तो एक मैसेज करें प्लीज। बात समझ गए भाई?
चलो अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ इसी की एक और। अब ये तो बड़ी अच्छी एग्जांपल है, 2008 में आई थी, जून 2008 में ये आई थी बेटा, डेक्सन के नाम से एक सवाल में आई थी। सुनो ये देखें, ये है आपके पास 1 जनवरी 16 और ये है दिसंबर 17। ओके, ये दो अकाउंटिंग पीरियड्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं पूरी एक कहानी कुक करके आपको सुनाऊंगा, पूरी कहानी सुना रहा हूँ एक। यहाँ देखें बेटा, ये हमारा दिसंबर 17 का ईयर एंड था और दिसंबर 17 के ईयर एंड पर हमारे ट्रायल बैलेंस में, सुनो भैया मैं पूरी कहानी कुक करके सुना रहा हूँ। मैं एक कंपनी का चीफ अकाउंटेंट था, सामने इधर मैं एक कंपनी का चीफ अकाउंटेंट था और दिसंबर 17 की शाम को मैं ऐसे ही बैठा था अपने ऑफिस में और मेरे ट्रायल बैलेंस में ये 52,000 समझ लो, 52 मिलियन, हम लोग मिलियन में 3 जीरो ही लगाते हैं ना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, तो मेरे ट्रायल बैलेंस में 52 मिलियन के रिसीवेबल्स नजर आ रहे थे। मेरे ट्रायल बैलेंस में 52 मिलियन के रिसीवेबल्स नजर आ रहे थे। ओके, अचानक से मेरा रूम खुला और असिस्टेंट आया भागा भागा, बोला सर ये जो 52 मिलियन के रिसीवल नजर आ रहे हैं ना, इसमें से 4 मिलियन के रिसीवल फेक है। इस 52 मिलियन के रिसीवल में से 4 मिलियन का रिसीवल फेक है। मैंने कहा क्या मतलब? तो बोला इसमें से 4 मिलियन के रिसीवल ऐसे हैं जिन्होंने पेमेंट कर दिए, इसमें से 4 मिलियन के रिसीवल ऐसे हैं जिन्होंने पेमेंट कर दिया। अब मैं हैरान, क्योंकि मुझे डबल एंट्री तो आती है, क्योंकि जब रिसीवल पेमेंट करता है तो एंट्री बनती है बैंक डेबिट और रिसीवल क्रेडिट। जैसे ही रिसीवल पेमेंट करता है तो हम रिसीवल को डी रिकॉग्नाइज कर देते हैं। जिस दिन रिसीवल हमें पेमेंट करता है हम उसी दिन रिसीवल को डी रिकॉग्नाइज कर देते हैं, बेटा पता है ना आपको। तो मैं एकदम हैरान, मैंने कहा कि जब रिसीवल ने पेमेंट कर दिया तो रिसीवल रहता ही नहीं है, तो यहाँ कैसे नजर आ रहा है? तो उसने कहा सर जो आपने क्रेडिट कंट्रोलर बिठाया हुआ था ना वो चोर था, क्रेडिट कंट्रोलर फ्रॉड था। वो कस्टमर से जो पैसे आते थे वो लेके अपनी बेगम के अकाउंट में स्विट्जरलैंड में डाल देता था। जो पैसे आते थे ठक स्विट्जरलैंड, कंपनी के अकाउंट में जमा नहीं कराता था, ना एंट्री बनाता था, पैसा लिया डायरेक्ट स्विट्जरलैंड अपनी बेगम के अकाउंट में। तो मैंने एकदम बोला, मैंने कहा पकड़ो उसे, उसको पकड़ो। तो आगे से जवाब दिया सर वो भाग चुका है, सर वो भाग चुका है, सर वो भाग चुका है। तो मैंने फिर, इंसान की आदत होती है ना, मैंने कहा क्या हमने अपनी इंश्योरेंस तो कराई भी है ना, हमने अपनी इंश्योरेंस तो कराई भी है ना। उसने कहा सॉरी सर इंश्योरेंस कराना भी भूल गए। तो अब मैं समझ गया कि नुकसान हो गया है, अब मैं समझ गया कि नुकसान हो गया है। तो मुझे अब इसकी एंट्री बनानी थी कि अब मुझे इस रिसीवेबल के नुकसान बुक करना था, तो यानी इन रिसीवेबल्स को मुझे अब राइट ऑफ करना था। देखो इधर देखो, इधर देखो, सब देखो। तो मैंने फौरन से क्या करा, मैंने रिसीवेबल को तो क्रेडिट कर दिया 4,000 से, मैंने रिसीवेबल को तो 4,000 से क्रेडिट कर दिया। सुनना अब, असिस्टेंट जाने लगा, मैंने असिस्टेंट को आवाज दी, मैंने कहा इधर आओ, मैंने कहा एक आखिरी बात बता दो ताकि मेरी एंट्री बन जाए, एक आखिरी बात बता दो बस मेरी एंट्री बन जाएगी। उसने कहा क्या बात? मैंने कहा मुझे बताओ कि ये जो क्रेडिट कंट्रोलर फ्रॉड कर रहा था, ये जो 4 मिलियन लेके भागा है, ये यकमुश्त लेके भागा या आहिस्ता आहिस्ता? बोला आहिस्ता आहिस्ता, बोला लंबे अरसे से फ्रॉड कर रहा था। मैंने कहा तुमने कस्टमर्स को कॉल किए कि कब किस कस्टमर से इसने पैसे लेके भागा है? तो बोला हाँ। बोला इस 4,000 में से 1,500 ये पिछले साल लेके भागा है और करंट ईयर में 2,500 रुपए लेके भागा है। बस जैसे ही उसने मुझे बताया मैंने कहा जज़ाकल्लाह, अब मेरी एंट्री बन जाएगी। अब आप एक बात सुने, जो चूना उसने मुझे करंट ईयर में लगाया है, जो जो फ्रॉड उसने करंट ईयर में किया वो इसी साल का एक्सपेंस है, जो फ्रॉड उसने करंट ईयर में किया वो इसी साल का एक्सपेंस है, तो वो करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ये 2,500 तो करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा भाई, ये 2,500 करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। और जो फ्रॉड उसने लास्ट ईयर किया है और पकड़ा गया है आज, जो फ्रॉड उसने लास्ट ईयर किया है और पकड़ा गया है आज, उसको हम कहेंगे प्रायर पीरियड एरर। क्या बोलेंगे? प्रायर पीरियड एरर। और अकॉर्डिंग टू IS 8 वो रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट होगा, अकॉर्डिंग टू IS 8 वो रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट होगा, वो रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट होगा। सही है, तो अब मैं क्या करूंगा, पास में जाऊंगा, पास में किया है ना, पास में जाके इधर देखो, मैं पास में जाके ये 1,500 का एक एक्सपेंस बुक कर दूंगा। जब मैं पास में जाके एक 1,500 रुपए का एक्सपेंस बुक कर दूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों पास्ट के प्रॉफिट्स 1,500 से कम हो जाएंगे। जब मैं पास में जाके 1,500 का एक्सपेंस बुक कर दूंगा तो पास्ट के प्रॉफिट्स 1,500 से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब पास्ट के प्रॉफिट्स 1,500 से कम हो जाएंगे तो अल्टीमेटली ओपनिंग ये वाली रिटेन अर्निंग भी तो 1,500 से कम हो जाएगी।
ये रिटेन अर्निंग भी 1500 से कम हो जाएगी। हाँ, और मेरे इस साल के ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग रिटेन अर्निंग नजर आती है ना, इस साल के ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग रिटेन अर्निंग नजर आती है, उसको कम कर दो बस। तो जिसने ये एंट्री बना दी पूरा काम तमाम कर दिया। ये एंट्री बनाने आई थी, ये एंट्री बनाने सवाल में आई थी, ये एंट्री बनाने सवाल में आई थी। ओके, जिसने ये एंट्री बना दी पूरा काम तमाम कर दिया। सही। बात समझ गए? बताओ भाई, रिप्लाई तो करो बेटा। बात समझ गए? बोलो जी, बात समझ गए हैं? बोलो भाई। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब वैसे ये आईएएस खत्म हो गया। एक बात बता देता हूँ, फिर आप एक क्वेश्चन कर लीजिएगा। एक आखिरी बात बता देता हूँ, सुनो। मैं लिख रहा हूँ। चलो मेरी बात सुनो। आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और उस कंपनी पे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो रहे हैं। आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और उस कंपनी पे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहे हैं। सवाल 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 सुनना। आज कंपनी में कोई नई ट्रांजैक्शन आ गई, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो पहले कंपनी नहीं कर रही थी। आज कंपनी में कोई ऐसी नई ट्रांजैक्शन आई जिसमें कंपनी पहले इन्वॉल्व नहीं थी। सवाल यह है कि उस नई ट्रांजैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। आज कंपनी में कोई नई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आई जो इससे पहले नहीं सॉल्व हो रही थी, तो अब उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब आराम से सुकून से सुने। सबसे पहले आईएफआरएस की बुक खुलेगी। आईएफआरएस की बुक में अगर उसका डायरेक्ट हल गिवन है, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डायरेक्टली अगर उस पर बात कर रहा है, तो आंख बंद करके उसकी बात मान लो, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो स्पेसिफिक हल है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो हर मसले का, किसी भी मसले का स्पेसिफिक हल है। तो अगर वो जो नया इशू आपकी कंपनी में अराइज हुआ है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आंख बंद करके वो बात मान। सही। नंबर 2, व्हाट इफ भाई इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आई जो है इंटरनेशनल, वो इंटरनेशनल है ना पूरी दुनिया के लिए, तो वो पूरी दुनिया के हर मसले को तो कवर नहीं कर सकता ना। वो पूरी दुनिया के हर मसले को तो कवर नहीं कर सकता ना। तो फिर क्या, आईएफआरएस की बुक में डायरेक्टली कोई बात नहीं लिखी ना, तो उस ट्रांजैक्शन जैसी जो सिमिलर ट्रांजैक्शंस हैं और उनका जो सिमिलर ट्रांजैक्शंस का ट्रीटमेंट है वो अपना लो। सिमिलर, इस तरह की सिमिलर ट्रांजैक्शंस का जो ट्रीटमेंट होता है वो अपना लो। और अगर इस तरह भी कुछ नहीं हो रहा ना, तो आखिरी दर्जा है फ्रेमवर्क।
अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो फिर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के अंदर आपने पता है ना कॉन्सेप्ट पढ़े, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, मैचिंग प्रिंसिपल, इन कॉन्सेप्ट्स और फ्रेमवर्क की हेल्प से उस मसले का हल ढूंढ लो। सही है, तो ये 3 तरतीबें ये पास्ट पेपर में आ चुका है, एक बार थ्योरी में एक बार उसने पूछा है कि अगर कोई भी नई ट्रांजैक्शन आई तो सबसे पहले आईएफआरएस की बुक, आईएफआरएस अगर डायरेक्ट है तो आईएफआरएस से निपटाओ। नंबर 2 सिमिलर ट्रांजैक्शंस एंड नंबर 3 फ्रेमवर्क। नंबर 3 क्या है? फ्रेमवर्क। ओके ओके चलो, अब आपके सामने मैंने ये क्वेश्चन रखा है, एक ओटी केस, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं ये आपको व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भी आपके भेज रहा हूँ और आप यहाँ भी सॉल्व करें इसे। आप चलें सॉल्व करें, इधर भी नजर आ रहा होगा, मैं आपको भेज भी रहा हूँ। आप तक पहुंच गया बेटा। चलो, इसमें कुछ IS2 की चीजें भी हैं, एंड के 2 सवाल IS2 के हैं, चलें करें आप लोग। आप लोग करें, यहाँ सॉल्व करें इसको, आपके व्हाट्सएप पे भी ये क्वेश्चन आ चुका है।
चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ देखिए, ये पहले दो सवाल तो बहुत जनरल से हैं, तो ऐसे ही हो जाएंगे। फर्स्ट टू क्वेश्चन जनरल क्वेश्चंस हैं, तो वो आप ऐसे ही हम कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। सुने, which two circumstances are outlined in IS 8 accounting policies, changes in accounting estimate and RDs? इनमें से दो आंसर्स पिक करने। नंबर वन, टू प्रोवाइड ग्रेटर कंपैरिजन विद कॉम्पिटिटर्स। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है? इफ अ चेंज रिजल्ट्स इन प्रोवाइडिंग मोर रिलायबल एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। हाँ, ये था, याद है? अकाउंटिंग पॉलिसी देखो, टू चेंज एन अकाउंटिंग पॉलिसी। याद है मैंने पढ़ाया था कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होने की दो वजूहत की वजह से पॉलिसी चेंज हो सकती है। पॉलिसी चेंज दो सूरत हाल में अलाउड है। नंबर वन, जब ये देखो, इफ ये सी है, इफ रिक्वायर्ड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला हो तो चेंज कर सकते हैं, या पॉलिसी का ऐसा चेंज जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रेलेवेंस और वो रिलायबिलिटी और ये सब बढ़े। याद है ना, वो रेलेवेंस, रिलायबिलिटी और प्रेजेंटेशन। ओके, तो बी और सी इज द आंसर। ए डी और ई आंसर नहीं है। ए डी और ई आंसर नहीं है। ए डी और ई आंसर नहीं है। ओके, राइट। देन अब एक और बात, 257 ये भी जनरल है। द चेंजेस इन यूजफुल लाइफ एक अंदाजा है, एस्टिमेशन है। यूजफुल लाइफ क्या अंदाजा है? तो चेंजेस इन यूजफुल लाइफ इज बेसिकली चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। Changes in useful life is basically changes in accounting estimate and should be applied prospectively. ये रहा प्रोस, ठीक है, सही। अब असल सवाल 258 है। असल सवाल है 258। ये जो मैंने तुम्हें अभी ऊपर कराया भी था, ऊपर मैंने तुम्हें अपने नंबर से कराया था, ये इसमें आ गया है। चलो 258 पढ़ते हैं, क्या लिखा है। पहले इसके लिए ऊपर जाके पढ़ो भाई। ये वाला जो हिस्सा है ना बेटा, ये दिस इज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। पढ़ लो। ये जो फर्स्ट टू लाइंस है, ये चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, जो यूजफुल लाइफ की बात कर रहा है। सही है। अब आ जाओ सेकंड पैरा ये वाला। अब ये मैं सॉल्व करा रहा हूं। टेंशियल wishes to change its method of inventory valuation from first in first out to average cost। बेटा ये फीफो से एफको पे जा रहे हैं। सही है, तो फीफो एक पॉलिसी है, एफको एक पॉलिसी, तो दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। दिस इज चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सुनो, the value of Tenshill's inventory at 30th September X9 on the FIFO basis is 20 million. However, on the FCO basis, it would be valued at 18 million. सिर्फ पहले पढ़ लो, फिर समझा दूंगा। पहले पढ़ते हैं। Tenshill's inventory is at 30th September X8, ये डेट याद रखना, ये X8 है और ऊपर X9 है, was 15 million, but on the FCO basis it would have been reported as 13.4 million। बस बेटा पहले तो ये सुन लो, दो साल है, एक 30 सितंबर X8 है और एक 30 सितंबर X9 है। एक 30 सितंबर X8 है और एक 30 सितंबर X9 है। X8 पहले आता है, X9 बाद में आता है। ठीक है, ओके। और हम फीफो से एफको पे शिफ्ट हो रहे हैं, फीफो से एफको पे शिफ्ट हो रहे हैं। इधर देखें, मैं पहले आपको नीचे जाके जरा स्केचिंग कर देता हूं। इधर देखो, ये डेट है, सॉरी, 30 सितंबर X8 और ये है 30 सितंबर X9।
यहाँ फीफो से आपका प्रॉफिट स्टॉक था 15 मिलियन और एवको से था मेरे ख्याल से 13 पॉइंट कितना था 13.4 मिलियन। ओके, और यहाँ फीफो से था मेरे ख्याल से 20 और एफको से कितना था 18। बेटा जी ये देख लें, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये चीज पढ़ी है, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये चीज पढ़ी है। वैसे इसने पूरा सॉल्व करने को तो नहीं बोला, लेकिन मैं और भी एक दो चीजें सॉल्व कराता हूँ ताकि पूरा रिवीजन हो जाए। बेटा देखें, ये वाला जो दिन है ना, ये वाला 30 सितंबर एक्सेट का दिन, ये इस वाले साल के लिए ओपनिंग है, अगले साल के लिए ओपनिंग है, लेकिन पिछले साल के लिए तो ये क्लोजिंग है ना। ये लास्ट ईयर के लिए क्या है, क्लोजिंग। 30 सितंबर एक्सेट पिछले साल के लिए क्लोजिंग है। तो बताएं, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी फीफो पे कितना था 15 मिलियन। इस साल की बात हो रही है, इस साल की। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी फीफो पे था कितना 15 मिलियन। और फीफो से जब ये एफको पे आया, फीफो से जब ये किस पे आया, एफको पे आया, तो बेटा आप बताओ, आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को 15 से 13.4 पे लेके जाओगे। अपने क्लोजिंग स्टॉक को 15 से कितने पे लेके जाओगे, 13.4 पे लेके जाओगे, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक 1.6 मिलियन से कम हो जाएगा। आपका क्लोजिंग स्टॉक 1.6 मिलियन से कम हो जाएगा। और जब आपका क्लोजिंग स्टॉक 1.6 मिलियन से कम होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होता है। तो जब क्लोजिंग स्टॉक कम होगा, तो आपका लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी 1.6 मिलियन से कम हो जाएगा। सही है। और जब लास्ट ईयर का प्रॉफिट 1.6 मिलियन से कम होगा, तो ये रिटेन अर्निंग भी 1.6 मिलियन से कम हो जाएगी। ये तो पहली बात है, ठीक है। रिटेन अर्निंग भी 1.6 मिलियन से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, ये तो लास्ट ईयर की कहानी थी। अब करंट ईयर की कहानी सुने, उसने असल में करंट ईयर, ठीक है। चलो अब देखें, ये जो साल नजर आ रहा है ना आपको, इस साल के लिए ये 30 सितंबर एक्स8 वाला दिन ओपनिंग है और ये वाला दिन क्लोजिंग है। ये क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है, ठीक है। अब पहले मैं ओपनिंग स्टॉक को सही करता हूं। ओपनिंग स्टॉक जो कि ऑलरेडी फीफो पे था, वो कितना था 15 मिलियन। ओपनिंग स्टॉक जो कि ऑलरेडी फीफो पे कितना था 15, और एफको पे कितना था 13.4। ऑलरेडी फीफो पे कितना है 13.4। तो मैं अपने ओपनिंग स्टॉक को 15 से 13.4 पे लेके जाऊंगा। मैं अपने ओपनिंग स्टॉक को 15 से 13.4 पे ले जाऊंगा, तो मेरा ओपनिंग स्टॉक 1.6 से कम नहीं हो जाएगा। मेरा ओपनिंग स्टॉक 1.6 से कम नहीं हो जाएगा। जब मेरा ओपनिंग स्टॉक 1.6 से कम होगा, तो मेरा प्रॉफिट 1.6 से बढ़ जाएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट से इनवर्स रिश्ता होता है। तो मेरा जब ओपनिंग स्टॉक 1.6 से कम होगा, तो मेरा प्रॉफिट 1.6 से बढ़ जाएगा। मेरा प्रॉफिट 1.6 से बढ़ जाएगा। मेरा प्रॉफिट 1.6 से बढ़ जाएगा। पहली चीज ये हो गई। हाँ, अब आ जाओ क्लोजिंग स्टॉक को देखते हैं। बेटा 30 सितंबर x9 वाला दिन इस साल के लिए क्लोजिंग है। 30 सितंबर x9 वाला दिन इस साल के लिए क्या है, क्लोजिंग। क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी 20 मिलियन पे रिकॉर्ड हुआ हुआ था यूजिंग फीफो। क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी 20 मिलियन पे रिकॉर्ड हुआ हुआ था यूजिंग फीफो। हाँ, और अब मैं फीफो से एफको पे जाऊंगा, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक 2 मिलियन से कम हो जाएगा ना। अब मैं फीफो से एफको पे जाऊंगा, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक 2 मिलियन से कम हो जाएगा ना। और मेरे प्यारे बच्चों, जब मेरा क्लोजिंग स्टॉक 2 मिलियन से कम होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होता है ना। तो मेरा प्रॉफिट भी 2 मिलियन से, प्रॉफिट फॉर द ईयर भी 2 मिलियन से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप यहां देखें, प्रॉफिट पे दो इफेक्ट पड़े। एक बार प्रॉफिट 1.6 से बढ़ा है, एक बार प्रॉफिट 1.6 से बढ़ा है और एक बार 2 से कम हुआ है। तो नेट मेरे प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा 0.4 मिलियन। मेरा प्रॉफिट नेट 0.4 मिलियन से कम हो जाएगा। सही है। मेरा प्रॉफिट 0.4 मिलियन का मतलब 4 लाख होता है। 0.4 मिलियन का मतलब कितना होता है, 4 लाख होता है। सही है। अब देखिए मैंने सॉल्व कर दिया है। 258 पढ़ लो, 258 पढ़ लो, जो आंसर तुम्हें सही लग रहा है उस पर टिक कर दो। which of the options below outline the correct treatment of for the changes in valuation method from FIFO to FCO? आंसर है ये रहा, ए, प्रॉफिट वुड बी रिड्यूस बाय 4 लाख। सही है, यानी 4 लाख का मतलब 0.4 मिलियन। आंसर इसका ए है। आंसर इसका ए है। आंसर ए है। बाकी सारे आंसर गलत हैं। इसका आंसर ए है।
सही सही। मैं 30 सेकंड के लिए खामोश हूं, देखो अच्छी तरह देखो, ये वैसा ही सवाल है जो मैंने ऊपर आपको एक नहीं कराया था लिख के अभी। अब यहां देखें, अब IS2 शुरू होगा, इस सवाल में IS2 शुरू होगा। एक बड़ा ऑर्डिनरी चीज और एक ऐसी चीज सिखाऊंगा जिसमें लर्निंग है, बिल्कुल लर्निंग, नई बातें पता लगेंगी आपको इंशाल्लाह। टेंशियल, अच्छा बेटा IS2 में आपने ये डायलॉग हमेशा सुना होगा, इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी, ये पढ़ें। टेंशियल हैज टू आइटम्स ऑफ इन्वेंटरी दैट रिक्वायर्स रिव्यू। आइटम ए कॉस्ट 50 पर यूनिट, 50 रुपए की ली थी। टेंशियल हैज स्ट्रगल टू सेल द आइटम, यानी बिक ही नहीं रही, और इसके बाद 2000 यूनिट्स हैं अभी तक। Tensiel has agreed a contract with a distributor to sell the item for 55, 55 रुपए की बिकेंगी, लेकिन कितना कमीशन देना पड़ेगा? 20%। तो बेटा अब एक काम करते हैं, सिंपल काम करते हैं, सुनो। एक तरफ कॉस्ट लिखेंगे, एक तरफ एनआरवी, एक तरफ लिखेंगे कॉस्ट और एक तरफ लिखेंगे एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एक तरफ कॉस्ट लिखेंगे और एक तरफ एनआरवी लिखेंगे। यहां देखें, कॉस्ट कितनी थी? 50 पर यूनिट थी, हाँ। और एनआरवी क्या होती है, याद रखना, एनआरवी होती है सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल, सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल। यहां देखें, सेलिंग प्राइस 55 है, लेकिन बेटा 20% कमीशन देना पड़ेगा, 20% कमीशन देना पड़ेगा। तो 55 रुपए का 20% मेरे ख्याल से होता है 11 रुपए। तो 44 की एनआरवी आ गई। अब आप मुझे बताएं, इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर, इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर, तो 50 और 44 में से लोअर क्या है? 50 और 44 में से लोअर है 44, हाँ। अब बताओ आपके पास कितने यूनिट्स पड़े हैं? 2000 यूनिट्स पड़े, आपके पास 2000 यूनिट्स पड़े, और एक यूनिट 44 पे रिकॉर्ड होगा, एक यूनिट 44 पे रिकॉर्ड होगा। 2000 यूनिट्स पड़े और एक यूनिट 44 पे रिकॉर्ड होगा, तो 2000 इंटू 44 करो। 88,000 आपका आंसर आ जाएगा। $88,000 इज योर आंसर, इज द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 88,000। सही। ये देखो, आइटम ए का आंसर है 88,000, ठीक है। कर लिया, देख लें। अब लास्ट वाला पार्ट, इट्स वेरी वेरी टेक्निकल और वो लर्निंग वाली चीज है। हाँ भाई, अब सुनेंगे, ये अच्छी तरह देखें। यहाँ मैं सुकून से बात करूंगा, आप भी गौर से सुनना। आइटम बी रिलेट्स टू अ वन ऑफ परचेज ऑफ रेयर मटीरियल मेटल फॉर अ प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग 80,000। बेटा हमने 80,000 का कुछ मटेरियल खरीदा, हमारी कॉस्ट क्या है? 80, हमने 80 का खरीदा। नो वर्क हैज येट बीन डन, बट अगर बट आफ्टर फर्दर कॉस्ट ऑफ 20,000, अगर हमने उस पर 20,000 का खर्चा किया, अगर हमने उस पर 20,000 का खर्चा किया, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट एंड सोल्ड एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ 1.5 लाख, 1.5 लाख में बिकेगा। अगर हमने उस पर खर्चा किया तो वो 1.5 लाख में बिकेगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, खरीदा कितने में? 80,000 में। और अब मैं उसके एनआरवी निकाल रहा हूं, देखें यहां, अगर मैंने उस पर 20,000 रुपए खर्चा किया, मजीद कॉस्ट लगेगी 20,000, तो 1.5 लाख में बिक जाएगा। तो एनआरवी क्या हुई बताओ, इधर देखें, 1.5 लाख माइनस 20,000 कितना होता है? 130, ठीक है। अब सुकून से सुने, अब देखो डॉट शुरू हुआ, डॉट सुनो। सिंस बाइंग द मेटल द कॉस्ट प्राइस हैज फॉलन टू 50,000, कुछ नहीं होता, ये इररिलेवेंट है, ये इररिलेवेंट है। बच्चे ने कहा यार ये क्या बात कर दी आपने,
वैल्यू तो गिर गई है, नहीं गिरी। IS2 में जो NRV का कॉन्सेप्ट है ना, वो क्या है? IS2 में NRV का कॉन्सेप्ट क्या है? मेरी तरफ देखें, ये मेरी पेन, आप वीडियो में देखें, वीडियो में प्लीज। ये आपको ये पेन नजर आ रही है? हाँ, लेटेस्ट से ये मेरी इन्वेंट्री है, ये मैंने खरीद ली। अब बेशक मार्केट में इसके जैसी सारी पेन सस्ती हो गई हैं, गिर गई हैं वैल्यू, लेकिन मेरे पास इस पेन का एक ऐसा बायर मौजूद है जो मुझसे महंगी खरीदेगा। मैं अगर इस पेन पे पॉलिश वॉलिश करूंगा या इसको अंदर हल्का सा इस पे कोई चमक लगाऊंगा, शाइन लगाऊंगा, कुछ लगाऊंगा, तो महंगा खरीदेगा। मेरे पास ऐसा भोला भोला बायर मौजूद है, मेरे पास ऐसा भोला बायर मौजूद है। तो बस मुझे ये देखना है कि मेरी मेरी ये पेन जो मेरे हाथ में, जो इन्वेंट्री मेरे हाथ में, ये कितने की बिकेगी। मार्केट की सारी प्रोडक्ट की ऐसी की तैसी। नहीं समझे बेटा? एनआरवी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, सुनना, एनआरवी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपने एक बार मटेरियल ले लिया, बेशक मार्केट में मटेरियल की प्राइसेस गिर गई, लेकिन आपके पास एक ऐसा प्लान है कि आप इस मटेरियल को महंगा बेचोगे, आपके पास एक ऐसा बायर मौजूद है, तो बस फिर आपको कोई नुकसान बुक नहीं करना, क्योंकि आपकी आपकी जो 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 चीज आपके हाथ में है वो तो महंगी बिकेगी ना। जो चीज आपके हाथ में है वो तो महंगी बिकेगी ना। आप इतने होशियार हो, तो अब बताओ, कॉस्ट 80,000 है और एनआरवी 1,30,000 है। एनआरवी कितनी है? 1,30,000। लोअर क्या है? कॉस्ट। तो हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, ये वाली इन्वेंट्री 80,000 पे रिकॉर्ड हो जाएगी, ये वाली इन्वेंट्री 80,000 पे रिकॉर्ड हो जाएगी, ये वाली इन्वेंटरी 80,000 पे रिकॉर्ड हो जाएगी। सही, ठीक है बेटा जी। इसका आंसर कितना आ रहा है? 80,000 आंसर है इसका। आप लोगों से ये स्टैंडर्ड हो गया है, आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस ये मत समझना पागल हूं भाई, पागल नहीं हूं प्लीज, लेकिन यार काइंडली अपनी बुक रीडिंग करें। आप लोगों के पास तो टाइम कितना बच जाता है यार, आपने घर में बैठ के क्लास ले रहे हो ना, ट्रैवलिंग कुछ भी नहीं है यार, रूम में बैठ के पढ़ते हो, कितना टाइम बचा लेते हो यार, उसमें रीडिंग करो आप लोग आराम से। रीडिंग करोगे आप, बहुत बहुत अच्छा सीखोगे आप, आगे भी काम आएगा ये, ठीक है? राइट। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।